तो फाइनली दोस्तों मैं एक ऐसी सीरीज के साथ कम बैक कर रहा हूँ जिसे देखकर आप सब कहेंगे भाई मजा आ गया। इतनी टॉप क्लास स्टोरी हमें सिर्फ कोरिया में ही देखने को मिलती है, इसलिए अगर आपने इस सीरीज को देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। कहानी की शुरुआत सीधा एक मर्डर सीन से होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक लेडी को बुरी तरह से मार रहा है। हमें नहीं पता कि ये आदमी कौन है और ये उस लेडी को क्यों मार रहा है, पर वो तब तक उसे मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। तो वहीं उसका छोटा सा बच्चा एक कोने में छुपकर इस भयानक दृश्य को रोते हुए देखता है और बहुत ही कमजोर होने की वजह से वो किसी को कुछ बता भी नहीं पाता और ना ही हेल्प के लिए वो किसी को बुला पाता है। अब अगले दिन पुलिस कार्रवाई होती है, उस आदमी को अरेस्ट किया जाता है और कोर्ट ट्रायल हो जाती है शुरू और उसके अगेंस्ट के सारे सबूतों को पेश की जाती है कि उसने किस तरह से एक छोटी सी बात पर अपने ही नेबर को मार मार के उसकी जान ले ली। इस आदमी का नाम होता है शुनशु, जिसके ऊपर दर्जन भर से भी ज्यादा केसेस चल रहे होते हैं सेम इसी तरह के मारपीट का। इसके वकील का ये कहना होता है कि शुनशु की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, इसलिए वो अपना इलाज करवा रहा है और जो भी उसने किया उसने सब अनइंटेंशनल किया। वो उस लेडी को मारना नहीं चाहता था एंड सरप्राइजिंगली जज इस बात को मानता भी है और उसकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए उसे सिर्फ 12 साल की सजा सुनाता है। तो वहीं ये मासूम बच्चा अपनी माँ की मौत और उसके साथ हो रहे नाइंसाफी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ तक कि तो शुनशु उसे डराता धमकाता भी है, वो भी कोर्ट रूम के अंदर। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 12 साल आगे। शुनशु जेल से बाहर आ चुका होता है और अभी भी मारपीट करने की उसकी वो आदत गई नहीं होती। यहाँ तक कि वो तो एक बस ड्राइवर को भी बुरी तरह से मारता है सिर्फ उसके किराए मांगने को लेकर। तो वहीं हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि कोई तो होता है जो कि उसका पीछा कर रहा होता है और दूर से ही खड़े होकर ये सब देख रहा होता है बिना इंटरफियर करे। अब होता यह है कि शुनशु तो उस बस ड्राइवर को मार पीट कर वहां से निकल जाता है, पर वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वह जो आदमी उसका पीछा कर रहा होता है वो ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है एक दूसरे रास्ते से, और इससे पहले शुनशु कुछ समझ पाता वो आदमी शुनशु का मुंह तोड़ देता है अपने एक ही पंच से, जिससे इन दोनों के बीच होती है अच्छी खासी फाइट, पर शुनशु उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तो वहीं वो आदमी लोहे का नक्कल पहनकर शुनशु को तब तक मारता है जब तक कि वो पूरी तरह से मर नहीं जाता। इस आदमी का नाम होता है जी योंग, सेम वही बच्चा जिसने अपनी माँ को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा था और इतने सालों तक वो सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब उसे वो मौका मिलेगा कि वो अपने माँ के कातिल को अपने हाथों से मार सके। शुनशु इन 12 सालों में एक पुलिस ऑफिसर बन चुका होता है, जो कि दिन में तो एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर होता है नियमों पर चलने वाला, पर रात को उसका ठीक उल्टा ही हो जाता है, जैसे कि एक सीरियल किलर जो कि चुन चुन कर उन क्रिमिनल्स का शिकार करता है जिनको कानून सजा नहीं दे पाती, या फिर जो लोग अपनी पैसों के दम पर और ताकत के दम पर कानून से बचते रहते हैं। और क्योंकि जी योंग एक पुलिस ऑफिसर होता है, उसके पास पूरा डाटाबेस होता है क्रिमिनल्स का, जिससे उसे एग्जैक्ट पता चलता है कि जिसने वो क्रिमिनल किया है उसे उसकी प्रॉपर सजा मिली या नहीं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है कुछ लुच्चे लफंगों की तरफ, जो कि एक लेडी को अकेला देख उसे परेशान कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि ये तो उसके घर के सामने पेशाब तक कर देते हैं उसे परेशान करने के लिए, और उसे मारने पीटने की धमकी तक देते हैं। और ठीक यहीं पर घूमता हुआ आता है जी योंग और उन्हें मार पीट कर हवा के झोंके की तरह वहां से फिर से गायब हो जाता है और फिर से वापस लग जाता है अपने रिसर्च पर, जहां पर उसे एक ऐसे डॉक्टर के बारे में पता चलता है जिसके ऊपर रेप के कई सारे चार्जेस लगे होते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने आए पेशेंट के साथ गलत करता है, इवन कि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर उन्हें ब्लैकमेल भी करता है। और सजा के नाम पर उस डॉक्टर को सिर्फ 6 महीने की सजा होती है, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस भी रद्द नहीं किया जाता। ये नाइंसाफी देख जी योंग सीधा उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर काम करता है
है, जहां पर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर अब एक और पेशेंट के साथ गलत करने जा रहा होता है, पर इससे पहले वो उसके साथ कुछ गलत कर पाता, जी योंग आकर यहाँ पर उसकी बुरी तरह से पिटाई करता है। पर ये एक तरह से उसे पूरी तरह से मारता नहीं, ये सिर्फ उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है कि वो अपने डॉक्टर के लाइसेंस को कैंसिल कर दे और कोई और काम ढूंढे, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो आगे जो होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। अब यहाँ से कहानी में आते हैं कुछ नए कैरेक्टर्स, जैसे कि इसका नाम होता है मिरायो, एक जर्नलिस्ट जो कि इतने दिनों में हुए घटनाओं को काफी बारीकी से नजर रख रही होती है, और ये सीधा जाकर सेम यही बात अपने सीनियर को बताती है कि उसके शहर में कोई तो ऐसा आया है जो कि उन लोगों को मार रहा है जो कि क्राइम करने के बाद भी छोटी मोटी सजा काट कर बाहर आ गए। इसके हिसाब से कोई आम इंसान कानून की नाइंसाफी से परेशान होकर उन क्रिमिनल्स को मार रहा है एक विजिलेंटी के रूप में, और सोसाइटी को सेम उसी के जैसे एक डार्क हीरो की जरूरत है ताकि क्रिमिनल्स क्राइम करना छोड़ दें। इसने एक पूरी रिपोर्ट बनाई होती है जो कि वो आज के शो पर दिखाना चाहती है, जिसके लिए वो परमिशन लेने आई होती है अपने सीनियर के पास, ये कहते हुए कि अगर उनका ये शो चल गया तो उनके चैनल की रेटिंग काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और सेम ही न्यूज को वो शाम को ब्रॉडकास्ट करती है, जिसमें वो उस अननोन पर्सन की इनडायरेक्टली तारीफ करती है और उसे एक तरह से हीरो के रूप में दिखाती है। यहाँ तक कि जी योंग ने जिस लेडी को उन लुच्चे लफंगों से बचाया होता है वो भी उसे थैंक्स कहती है कि अगर वो सही टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करते। और ये सारी बातें सुन जी योंग काफी खुश होता है क्योंकि उसने एक लेडी की लाइफ से एटलीस्ट थोड़ी सी परेशानियां कम की। और रात को जब वो इंटरनेट चेक करता है तो वो और भी खुश होता है क्योंकि लोग उस अननोन प्रोटेक्टर के बारे में अच्छे आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं। तो वहीं मिरायो की भी काफी तारीफ की जाती है क्योंकि उसके उस शो की वजह से उनके चैनल्स की रेटिंग काफी ज्यादा बढ़ गई होती है और लोगों को वो शो पसंद भी आता है। ऑन द अदर हैंड मिरायो अपनी रिसर्च के बेस पर बताती है कि जितने भी इंसिडेंट अभी तक हुए हैं वो सिर्फ सैटरडे और संडे को हुए हैं, इसलिए वो अगले हफ्ते का इंतजार करने के लिए कहती है ताकि उनका वो हीरो किसी और क्रिमिनल को मारने के लिए जाए और ये उस क्रिमिनल के बारे में उसकी पूरी जन्म कुंडली अपने शो पर दिखाकर अपने चैनल की रेटिंग और बढ़ा सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, पूरा हफ्ता निकल जाता है पर किसी भी ऐसे इंसान को मारा नहीं जाता जिस पर पहले से कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हों। इसलिए मिरायो अपना दूसरा प्लान बताती है कि क्यों ना वो अपने शो पर उन क्रिमिनल्स के बारे में बताए जो कि जेल तो गए थे एक बहुत बड़ी क्राइम करके, पर वहां से बाहर आ गए बहुत ही छोटी सजा काट कर। इससे उनके उस हीरो को भी उनके बारे में पता चल जाएगा और हो सकता है कि वो उन्हें मारने भी जाए। और ये सारी बातें सुनकर उसका सीनियर इस बात की परमिशन दे देता है कि वो उन क्रिमिनल्स के बारे में बताना शुरू कर सकती है। और प्लान के अनुसार ये एक चाइल्ड रेपिस्ट की आइडेंटिटी को रिवील करते हैं जिसने एक 5 साल के बच्चे के साथ गलत किया था और उसके बाद भी उसे ना तो फांसी दी गई और ना ही उम्र कैद की सजा, और आज वो एक आम इंसान की तरह उन्हीं के बीच रह रहा है, उन्हीं की शहर में। और अगर आपको इसके बारे में पूरी स्टोरी जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे मैंने पूरे डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, मिरायो के शो में उस इंसान की पूरी जन्म कुंडली दिखा दी जाती है कि कैसे उसके इतने घिनौने कांड के बावजूद भी उसे सिर्फ 7 साल की सजा हुई और जेल से बाहर आकर वो ठीक उन्हीं के शहर में रह रहा है, और वो भी ठीक उसी घर के पास जहां पर उस बच्ची के साथ गलत किया गया। ये लोग उसके बारे में सारी बातें बता देते हैं। एक तरह से लोगों के मन में उसके लिए नफरत पैदा करी जाती है ताकि लोग उसे चैन से जीने न दें। जी योन भी ये न्यूज देखता है और ये भी इस केस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ये भी एक तरह से ठान लेता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड लोग गुस्से में आकर उस क्रिमिनल के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उसके लिए फांसी की सजा की मांग करी जाती है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोग पुलिस से भी भिड़ जाते हैं, जिसे देख मिरायो काफी खुश होती है क्योंकि उनका प्लान काम कर रहा होता है। तो वहीं जी योंग इस बीच तक पुलिस की डाटाबेस से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस पर्सन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जान
लेता है कि उसने कैसे उसके साथ गलत किया था और अब वो रिहा होने के बाद कहाँ रह रहा है। तो वहीं रात होने पर वो क्रिमिनल अपने घर से बाहर निकलकर उस लड़की को मारने के लिए जाता है जिसका रेप उसने 7 साल पहले किया था, क्योंकि इसके हिसाब से जो प्रॉब्लम्स वो आज फेस कर रहा है उसका कारण है वो लड़की, क्योंकि अगर वो उसे उसी वक्त मार देता तो हो सकता है वो जेल भी न जाता। और जैसे कि मिरायो को उम्मीद थी कि वो कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेगा, वो उसके घर के बाहर इंतजार कर रही होती है उसका पीछा करने के लिए, पर ये ज्यादा देर तक उसका पीछा नहीं कर पाती और ट्रैफिक की वजह से वो उसे खो देती है। तो वहीं वो क्रिमिनल एक डिलीवरी बॉय बनकर जाता है उस लेडी के अपार्टमेंट में, जहां पर उस लेडी की प्रोटेक्शन करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर भी पहरा दे रहा होता है। इसलिए वो क्रिमिनल सबसे पहले उसे मारने की कोशिश करता है ताकि वो उसे रास्ते से हटा सके, और ऐसा करने के लिए वो उस पर चाकू से वार करता है कई बार ताकि उसकी मौत हो जाए। पर वो ऑफिसर इतनी आसानी से हार नहीं मानता और तब तक लड़ता रहता है जब तक कि वो क्रिमिनल पीछे हट नहीं जाता। पर वो क्रिमिनल भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटता और वो उसके मुंह पर एसिड फेंक देता है, जिससे मजबूरन वो ऑफिसर कमजोर होकर वहीं पर ढेर हो जाता है। अब ये सारी लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर जब वो लड़की अपने अपार्टमेंट से बाहर आती है तो उसे अपार्टमेंट से बाहर आता देख वो क्रिमिनल उसका सर पकड़कर उसे बाहर ही खींच लेता है। और इस बीच वो लड़की थोड़ी बहुत कोशिश करती है वहां से भागने के लिए, जहां से भागते हुए वो जाती है नीचे, तो वो क्रिमिनल उसे एक बार फिर से पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि अगर उसने उसे उसी दिन मार दिया होता तो ना तो उसे जेल जाना पड़ता और ना ही किसी को उसके बारे में पता चलता। पर इससे पहले वो उसे मार पाता, जी योंग आकर उस लड़की को बचा लेता है और उस क्रिमिनल को बुरी तरह से मारता है जब तक कि वो रहम की भीख नहीं मांगता, जिससे फाइनली जी योंग उसके साथ मारपीट करना बंद कर देता है और उसे कहता है कि अगर वो एक माफीनामा लिख कर दे कि उसने जो भी किया वो गलत किया और उसके लिए वो शर्मिंदा है तो वो उसे छोड़ देगा। तो वही मिरायो भी सीधा उसी लड़की की अपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है, इस उम्मीद में कि कहीं वो क्रिमिनल उसे मारने न गया हो। और इस बीच वो जी योंग को ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी से ठोक देती है, क्योंकि जी योंग भी सारा काम फिनिश करके वहां से निकल रहा होता है। जिसके ठीक कुछ देर बाद वहां पर आ जाती है पुलिस, और जब मिरायो उस बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करती है तो उसे वहीं पर रोक देती है। पर मिरायो यहाँ पर झूठ बोलती है और कहती है कि वो उसी बिल्डिंग में रहती है, और किसी तरह से वो पुलिस को बहला फुसलाकर अंदर चली जाती है उस बिल्डिंग के, जहाँ पर वो सब कुछ देखते हुए अपने आप को स्माइल करने से रोक नहीं पाती, क्योंकि वहां पर उस क्रिमिनल की लाश पड़ी होती है और दीवार पर उसी के खून से लिखा होता है, मैंने जो भी करा गलत करा, मुझे माफ कर दो। इन सब का एक तरह से अलग ही मतलब होता है, क्योंकि ये सब जी योंग ने लिखा होता है उसे मारकर, जो कि अपनी प्रेजेंस बता रहा होता है कि वो क्रिमिनल को कहीं से भी ढूंढ लेगा। अब मीडिया को तो मसाला मिल जाता है अपनी चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने का, इसलिए वो धड़ल्ले से 10-10 शो बनाकर दिखाने लगती है। पर सेम यही शोज प्रॉब्लम क्रिएट करती है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस पर अब सवाल उठने लगता है कि वो क्या कर रहे थे जब ये सारा कांड हो रहा था। साथ ही पुलिस के लिए जी योंग को पकड़ना मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़े होते, जिसकी वजह से बड़े अधिकारी एक तरह से सोचने लगते हैं कि कहीं वो क्रिमिनल एक पुलिस ऑफिसर तो नहीं। इस इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड होता है इन चोंग नाम का ये ऑफिसर, जो कि अपने अंडर के ऑफिसर से इस केस के बारे में डिटेल्स लेता है और एक तरह से कहता है कि लोग हमें रोकना चाह रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है। तो वही मिरायो के बॉस को भी दर्जनों मेल्स आ रही होती हैं कि वो क्यों एक क्रिमिनल को हीरो के रूप में दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, जिसकी वजह से वो जाकर भड़कता है मिरायो पर। तो वही मिरायो भी अपनी सफाई देने लगती है कि उसकी उस शो की वजह से उनकी चैनल की रेटिंग बढ़ रही है और आज उनका चैनल टॉप पर है तो वो सिर्फ उसके शो की वजह से। यहाँ तक कि इसके पास 3 और क्रिमिनल्स की डिटेल्स होती हैं जो कि सेम ऐसी ही आधी सजा काट कर बाहर आ गए होते हैं, जिनके बारे में वो अपने शो पर दिखाना चाहती है शाम को। जिनमें से एक क्रिमिनल का नाम होता है डोयोब, जिसने एक टीनेजर के साथ मिलकर अपने मालकिन को जान से मार दिया था और फिर उसके बाद उसके दोनों बच्चों को भी सेम ही तरह से मार दिया था। और इन सब का आरोप वो लगाता है उस टीनेजर लड़के पर, और क्योंकि वो लड़का नाबालिग होता है उसे जेल ना भेजकर उसे सुधार गृह में भेज दिया जाता है, जहाँ से वो 2 साल बाद बाहर आ जाता है डोयोब के प्लान के अनुसार। जी योंग ये सारी न्यूज देखकर प्लान बनाता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए वो इसके बारे में भी सारी डिटेल्स निकालने लगता है और एक
पोस्ट के कमेंट पर इसका ध्यान जब जाता है तो ये देखता है कि जब एक पर्सन डूयूब के पोस्ट पर एक नेगेटिव कमेंट करता है तो डूयूब उसे जान से मारने की धमकी देता है। मींस कि डूयूब आज भी एक क्रिमिनल वाली जिंदगी जी रहा है। इसके बाद जी यूंग डूयूब के क्लब पर जाता है जहां पर इसे एक लेडी से पता चलता है कि डूयूब ड्रग्स का धंधा करता है और ये ड्रग्स का धंधा इतना बड़ा होता है कि जी यूंग उसे अकेले रोक नहीं पाएगा। यहाँ तक कि ये सर्कल इतना कंफ्यूजिंग होता है कि अगर जी यूंग किसी एक को भी पकड़ ले तब भी वो उससे किसी दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं उगलवा पाएगा, क्योंकि कोई भी किसी के बारे में भी नहीं जानता और सारी डीलिंग्स कैश में होती है। मींस कि उन्हें ट्रेस भी नहीं करा जा सकता। अब एक दिन जब डूयूब ड्रग्स की डीलिंग्स करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी पर किसी ने एक नंबर चिपका रखा है और जब डूयूब उस नंबर पर फोन लगाता है तो वो नंबर निकलता है उसके साथी सोंग लियो का, जिस पर उसने मर्डर का आरोप लगाया था। ये पर्सन डूयूब का राइट हैंड होता है और ये उसे बताता है कि पुलिस उसके अड्डे पर रेड मारने वाली है और इसलिए वो कुछ दिनों के लिए छुप जाए, जिससे डूयूब थोड़ा सा सतर्क हो जाता है और भागकर सीधा वो जाता है अपने क्लब पर ताकि वो सारे ड्रग्स को वहां से हटा सके। पर इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाता वहां पर आ जाती है पुलिस, जिसके कारण उसे वहां से भी भागना पड़ता है, जहां से भागकर वो जाता है अपने घर ताकि वो सारे पैसों और ड्रग्स को लेकर कहीं छुप सके। पर वो यहाँ पर देखता है जू योंग को, जो कि उसके सारे ड्रग्स और पैसों को जलाकर राख कर देता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है अपने सारे क्राइम्स के लिए। पर डूयूब ऐसा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जिससे इन दोनों में होती है फाइट और जी योंग उसे तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। अब तक की ये सेकंड मर्डर होती है शहर के अंदर, जिसके कारण पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता जाता है। इसलिए पुलिस भी अपने स्टेटमेंट में सबसे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक क्रिमिनल को हीरो बनाना बंद करे। यहाँ तक कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी खड़ा करा जाता है जिसका हेड होता है जो ह्योन, जो कि सीधा जाता है सोंग लियो से मिलने, जो कि राइट हैंड होता है डूयूब का। अब सोंग लियो उसे इतनी आसानी से तो सब कुछ बताने वाला था नहीं, इसलिए जो ह्योन उसे सबसे पहले डराता धमकाता है और सच उगलवाने के लिए वो उसे छत से नीचे लटका देता है, जिससे डर कर सोंग लियो उसे हर एक चीज के बारे में बता देता है जो कि डूयूब करा करता था। पर इसे भी एग्जैक्टली ये पता नहीं होता कि डूयूब को मारा कौन होगा। तो वहीं अब लोग खुद कानून को अपने हाथ में लेने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं और हर उस क्रिमिनल के साथ मारपीट करने लगते हैं जिनके बारे में उन्हें पता चलता है। एक तो एक आदमी को जिंदा ही जलाने की कोशिश करता है उसकी कार में, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है, क्योंकि पुलिस जिन्हें भी पकड़ती है वो खुद पुलिस से ही सवाल करने लगते हैं कि उन्होंने एक क्रिमिनल को मारकर क्या गलत किया, जिससे जो ह्योन पर दबाव बढ़ता जाता है कि वो किसी भी तरह से रियल क्रिमिनल को पकड़े, यानी कि जी योंग को पकड़े, ताकि आम लोग यूं मारपीट करना बंद कर दें। तो वहीं जी योंग अब एक और केस पर काम कर रहा होता है, जहां पर वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि एक ट्रक ड्राइवर गलती से एक डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट कर देता है, बट इंस्टेड ऑफ वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की जगह उस पर फिर से गाड़ी चढ़ा देता है ताकि उसकी मौत हो जाए। हालांकि उसने एक्सीडेंट गलती से करा था, पर उस पर दोबारा गाड़ी चढ़ाकर उसे इंटेंशनली मारा, जिसके लिए उसे कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए थी, पर उसे सजा हुई तो सिर्फ 1 साल की। मींस की इनजस्टिस सर्व्ड बाय द कानून। इसलिए जी योंग इसकी भी फोटो खींचकर अगले दिन निकल जाता है उस ड्राइवर की खबर लेने, जहां पर हम देखते हैं कि उस डिलीवरी बॉय की माँ उससे लड़ रही होती है कि उसने उसके बेटे को क्यों मारा। वो उसे बचा सकता था, उसे हॉस्पिटल ले जा सकता था, पर वो ड्राइवर माफी मांगने की जगह उल्टा उसी पर भड़कता है कि वो जेल जाकर आ चुका है और अब वो क्रिमिनल नहीं है, इसलिए वो उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। और ये सारी घटना जी योंग खुद वहां पर खड़े होकर देखता है, जिसके कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होती है एक बाथिंग रूम की तरफ, जहां पर वो ड्राइवर पानी में डूब अपनी थकान मिटा ही रहा होता है कि ठीक उसके पीछे से आकर कोई उसका गला दबाकर उसे मार देता है। यहाँ पर इस इंसान ने एक मास्क पहना होता है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, जो कि जी योंग नहीं पहना करता। मतलब कि ये पर्सन कोई और है जो कि सेम जी योंग का पैटर्न फॉलो करके उन क्रिमिनल्स को मार रहा है। ऑन द अदर हैंड जी योंग अपने नेबर्स की मदद कर रहा होता है, जहां पर उसे सेम उस ड्राइवर की मौत के बारे में पता चलता है न्यूज के जरिए, जिससे ये भी जान जाता है कि कोई है जो कि उसके भेष में लोगों को मार रहा है। नाउ डिफरेंट न्यूज चैनल्स इन सभी न्यूज को मिराय के चैनल से पहले ही दिखा देते हैं, जिससे मिरायो काफी गुस्सा होती है क्योंकि उनके चैनल्स की रेटिंग फिर से नीचे जाने लगती है। नाउ इस पॉइंट से एक सवाल ये भी आ जाता है कि कहीं ये न्यूज चैनल वाले अपने चैनल्स की रेटिंग
रेटिंग बढ़ाने के लिए ही तो कहीं उन लोगों को नहीं मार रहे, क्योंकि जैसे ही वो न्यूज चैनल उनके बारे में बताते ये नया पर्सन बिना टाइम गवाए उन्हें मार देता। ना ही ये उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता और ना ही ये उन्हें अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए कहता है, जैसे कि जी यूंग करा करता था। इवन कि ये तो खुद न्यूज चैनल को अपनी वीडियो बनाकर भेजता है जिसमें वो सारे मर्डर्स को खुद करने की बात को कबूलता भी है, और ये सब करने के लिए वो एक तरह से कानून को ही दोषी मानता है कि अगर कानून अपना काम ठीक से करती तो ये सब करना उसे पड़ता ही नहीं। साथ ही वो इन सब को गलत भी बताता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, इसलिए लोग उसे फॉलो कर कर वही ना करे जो कि वो खुद कर रहा है। पर साथ ही वो ये भी कहता है कि वो क्रिमिनल्स को मारना बंद नहीं करेगा जब तक कि वो सभी मर नहीं जाते, जिससे जी यूंग को बुरा लगता है क्योंकि एक पर्सन उसके पॉजिटिव इमेज को खराब कर रहा होता है, तो वहीं जी यूंग का मजाक उड़ रहा होता है कि ये ऑफिसर भी दूसरों की तरह किसी काम का नहीं। ऑन दी अदर हैंड जो यूंग का एक्सपीरियंस उसे बता रहा होता है कि अगर वो उस क्रिमिनल को जल्दी नहीं पकड़ता तो उसका मनोबल दिन ब दिन बढ़ेगा और लोगों की प्रेजेस की वजह से वो दिन दिहाड़े मर्डर्स करने से भी नहीं कतराएगा। अब इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद फिर से मारपीट होती है जिसमें जो ह्यून की टीम उन लोगों में से एक को पकड़ लेती है, पर उसे पकड़ते ही जो ह्यून समझ जाता है कि ये बंदा वो नहीं है जो कि सारे मर्डर्स कर रहा है, क्योंकि असली क्रिमिनल्स पकड़े जाने पर इस तरह से डरेगा नहीं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होती है जी यून की नेबर की तरफ, जहाँ पर वो रद्दी का सामान लेकर जा रही होती है सड़क से, और ठीक उसी के पीछे आ रही होती है एक गाड़ी। अब गाड़ी वाला वहाँ से निकलने के लिए काफी हॉर्न बजाता है, पर वो लेडी बूढ़ी होने की वजह से वहाँ से जल्दी से निकल नहीं पाती, इसलिए गुस्से में वो पर्सन उस पर गाड़ी चढ़ा देता है और उसका एक्सीडेंट कर उसे खूब गाली गलौज करता है और उसे डराता धमकाता भी है ताकि वो केस रजिस्टर न करे, जिसे सुनकर एक शॉपकीपर बाहर आता है अपनी दुकान से और उन दोनों में होने लगती है थोड़ी सी बहस। नाउ ये ड्राइवर उल्टा माफी मांगने की जगह उसे ही गाली गलौज करने लगता है और उसी के साथ मारपीट करने की कोशिश करता है, जिससे उन दोनों में होती है फाइट और वो शॉपकीपर उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देता है, जिसके कुछ देर बाद वहां पर आती है पुलिस और उल्टा उस ड्राइवर को अरेस्ट करने की जगह पुलिस यहां पर अरेस्ट करके ले जाती है उस शॉपकीपर को, ये कहकर कि वो इस तरह से एक आम इंसान के साथ मारपीट क्यों कर रहा था। यहाँ पर वो शॉपकीपर बेचारा चिल्ला चिल्लाकर अपनी सारी बातें बताता है, फिर भी पुलिस उसकी एक भी नहीं सुनती। तो वहीं उस ड्राइवर को दिया जा रहा होता है VIP ट्रीटमेंट, और वो भी एक बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसकी खबर दिखाई जा रही होती है हमें न्यूज में। नाउ ये सेम न्यूज देखता है जी योंग और इसे ये बात लगती है बुरी, क्योंकि जिस लेडी का एक्सीडेंट किया गया होता है वो लेडी होती है उसकी नेबर, और सेम उसी नेबर को डरा धमका रहा होता है उस ड्राइवर का भाई कि अगर वो उस केस को वापस नहीं लेती तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। अब जी योंग को इन सारी घटनाओं की वजह से नींद नहीं आती और जब उसे डराने धमकाने वाली बात पता चलती है तो वो सीधा उसकी पिटाई करने के लिए निकल जाता है। तो वहीं मिरायो को पूरा यकीन होता है कि उसका हीरो उस ड्राइवर को मारने के लिए जरूर आएगा, इसलिए वो अपनी टीम को हॉस्पिटल की निगरानी करने के लिए कहती है ताकि उन्हें उस पर्सन की कोई फुटेज मिल सके। एंड एग्जैक्टली जो यून को भी लग रहा होता है कि उनका क्रिमिनल वहां पर आएगा जरूर, इसलिए ये भी पूरी तैयारी के साथ निकल जाते हैं उस हॉस्पिटल की ओर। अब जी योंग खुद एक पुलिस ऑफिसर होता है, इसलिए वो एक कदम आगे ही होता है उन सब से और कोई उसे देख न ले, इसलिए वो एक सिक्योरिटी गार्ड को झूठ बोलकर उसकी पोजीशन से हटा देता है और सीधा एंटर करता है उस ड्राइवर के रूम में। नाउ ये उसे यहाँ पर मारता नहीं, सिर्फ उसे डराता है कि वो पुलिस के सामने सारा सच कबूल करे और मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग करे उस लेडी के साथ गलत करने के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो दोबारा आएगा और अगली बार वो बात तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो वहीं जब ये गार्ड नीचे आता है तो पुलिस को हो जाता है शक और पुलिस सीधा भाग कर जाती है उस ड्राइवर की रूम की तरफ। तो वहीं जो योंग भी सीधा उसी के रूम की तरफ जा रहा होता है, जहां पर वो रास्ते में जी योंग को देखता है एक डॉक्टर के भेष में। अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा होता, इसलिए जो योन उस पर शक नहीं करता, पर जब ये उस ड्राइवर के रूम में जाता है और इसे सारी बातें समझ में आती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वही डॉक्टर रियल किलर है जो कि इसे यहाँ पर मारने के लिए आया था। अब कुछ लोग सीसीटीवी रूम की तरफ भागते हैं तो वहीं कुछ लोग जी योंग को पकड़ने, जिनमें से सीसीटीवी रूम की तरफ गए लोगों को पता चलता है कि सारे सीसीटीवी कैमरास का सिग्नल नहीं आ रहा। तो वहीं जी योंग जब हॉस्पिटल से निकलकर बाहर जाता है तो उसकी फुटेज रिकॉर्ड हो जाती है मिरायो के कैमरे में, पर उसे भी एग्जैक्टली ये बात पता नहीं होती कि वही रियल विजिलेंटी है। तो वहीं इसे मारने के लिए आता है वो दूसरा पर्सन और ये बातचीत करने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं होता और ये सीधा उसे मारकर नीचे फेंक देता है 6th फ्लोर से, जिसकी लाश मिलती
मिलती है पुलिस को जब पुलिस पकड़ने के लिए आती है जी योंग को। अब आधे ऑफिसर फिर से भागकर ऊपर जाते हैं ताकि वो उस क्रिमिनल को पकड़ सके। तो वहीं जी योंग देखता है कि उसके भेष में जो सारी मदद कर रहा है वो बिल्डिंग से नीचे उतर रहा है एक रस्सी के सहारे, और जैसे ही वो भागकर अपनी गाड़ी में बैठता है वहां से निकलने के लिए, तो सेम उसी गाड़ी में जी योंग भी घुस जाता है ताकि वो उसकी रियल आइडेंटिटी जान सके। नाउ ये पर्सन उससे डरता नहीं, उल्टा ये तो उसे अपना आदर्श मानता है, अपना हीरो बताता है और कहता है कि जिन लोगों को वो नहीं मार रहा उन्हें मारकर वो उसका काम आसान कर रहा है। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरास को भी इसी ने डैमेज किया था और उसके अगेंस्ट के सारे सबूत भी इसी ने मिटाए होते हैं। ये उसे एक तरह से रिक्वेस्ट करता है कि जी योंग उसे अपना पार्टनर बना ले, वो कभी भी उसे शिकायत का मौका नहीं देगा। तो वहीं जी योंग उसे एक क्रिमिनल की तरह देख रहा होता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। यहाँ तक कि जी योंग उसे पकड़ने की भी कोशिश करता है, बट वो पर्सन ऑलमोस्ट सेम टू सेम जी योंग के जैसा ही होता है और खुद को हाथ तक लगाने नहीं देता। देखा जाए तो ये पर्सन जी योंग से काफी ज्यादा ताकतवर होता है और उससे कहीं आगे भी, पर उसके बावजूद भी ये जी योंग से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे अपना चेला बना ले, और अगर वो ऐसा करेगा तो वो भी बेझिझक अपना मास्क उतारकर उसे अपना चेहरा दिखा सकता है। पर जी योंग उसकी एक भी बात नहीं मानता, जिससे उन दोनों में होती है थोड़ी बहुत फाइट, जब तक कि वो दूसरा पर्सन ब्रिज से नीचे लटक नहीं जाता, जिसको जी योंग वैसा ही छोड़कर वहां से चला जाता है ये सब कुछ बंद करने को कहकर। अब एक तरफ जहां पर ये दोनों अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो वही जी योंग अपना इलाज, और ठीक इसे ही मैसेज करता है वो दूसरा बंदा कि अभी भी वो उसके साथ है और उसका एलिबाई बनने के लिए तैयार है। मतलब कि जी योंग अगर कहीं पर फंसा तो वो दूसरा पर्सन उसे कुछ ना कुछ करके बचा लेगा, जिससे अगले दिन हमें पता चलता है उस पर्सन की रियल आइडेंटिटी, जो कि होता है एक मल्टी मिलियनेयर, सेम उसी कंपनी का ऑनर जहां पर मिरायो काम करती है, और इसका नाम होता है गैंगॉक। इसे एक तरह से हीरो बनना होता है जो कि समाज की बुराई का एंड करे, पर साथ ही इसे अपनी आइडेंटिटी भी छुपानी होती है, इसलिए वो जी योंग को अपना रोल मॉडल मानता है। अब गैंगॉक को किसी तरह से पता चल जाता है कि मिरायो के पास जी योंग की एक फुटेज है उस बिल्डिंग से बाहर आते हुए, और आज के शो में कहीं वो उसे दिखा न दे, इसलिए गैंगॉक खुद मिरायो से मिलने के लिए जाता है और उसे बातों में उलझाकर उसका पेन ड्राइव निकाल लेता है। नाउ सिंस की मिरायो उस विजिलेंटी को एक हीरो के रूप में पेश कर रही होती है, गैंगॉक उसके सामने एक ऑफर रखता है जिसमें वो उसे खुद का एक स्टूडियो खड़ा कर देगा, जहां पर वो उस विजिलेंटी के बारे में कुछ भी दिखा सकती है, उसे जैसे चाहे वैसे एक रोल मॉडल के रूप में पेश कर सकती है। बट मिरायो कहती है कि उसे किसी के भी अंडर काम नहीं करना, इसलिए गैंगॉक इसके हाथ कोई भी सबूत लगने नहीं देता। तो वहीं पुलिस एकेडमी में जी योंग से सवाल जवाब किए जाते हैं उसके फेस पर लगे जख्मों के निशान को देखकर। दरअसल इस ऑफिसर को शक हो रहा होता है कि कहीं जी योंग ही तो वो विजिलेंटी नहीं जो कि सारे मर्डर्स कर रहा है, क्योंकि सारे मर्डर्स में एक चीज बहुत ही कॉमन होती है और वो चीज होती है साफ सफाई, कि पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं रखते, जो कि सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ही मिटा सकता है पूरी सफाई के साथ। और साथ ही जी योंग पर शक करने का मेन वजह होता है जो ह्यून, जो कि उसे जी योंग पर नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उसके जैसे एक इंसान को हॉस्पिटल से बाहर आते देखा था, जिससे जी योंग एक तरह से फंस जाता है, क्योंकि झूठ बोलना इसे आता नहीं और पुलिस वाले के सामने झूठ उसकी ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, वो कभी ना कभी पकड़ा ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर जी योंग की मदद करने के लिए गैंगॉक एक लड़की को भेजता है जो कि एक झूठी स्टोरी बनाती है कि जी योंग ने उसे कुछ लफंगों से बचाया और उन्हीं के साथ मारपीट करने की वजह से उसे वो सारी चोट आई। और इन सब को मद्देनजर रखते हुए जी योंग भी सोचने लगता है कि गैंगॉक के साथ उसे हाथ मिला ही लेना चाहिए, क्योंकि गैंगॉक सच में उसकी मदद कर रहा होता है एक रियल पार्टनर की तरह। अब यहाँ से कहानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिसमें हमें ढेर सारे मर्डर्स, गैंग मेंबर्स, पॉलिटिशियंस और करप्ट सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे जी योंग कैसे लड़ेगा ये मैं सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।